नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो के लिए कमेंट किए हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये एग्जाम में अब ज़्यादा दिन है नहीं। बीच में मेरी टाइम की कुछ पाबंदी चल रही थी, जिसके कारण मुझे स्किप करना पड़ा इस सीरीज को। और ख़ास करके जो है मतलब बहुत ड्यूटी के उलट फेर में, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है तब से रेलवे कर्मचारी पे कुछ ज़्यादा ही जो है मतलब ध्यान रखा जा रहा है। फिर भी अब सब नॉर्मल हो गए हैं, है ना। तो मैं चाहूँगा कि ये 14 जो जुलाई है, जिस दिन से ये एग्जाम स्टार्ट होगी, है ना, तब तक मैं सब दिन आपको 1 या 2 वीडियो प्रोवाइड कराऊँ एसएससी सीजीएल के ऊपर स्पेशली, है ना। जिस प्रकार से मैंने आपको एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, है ना, इसके अलावा अब क्या हुआ था एग्जाम भैया, एचसीएम, इन सभी एग्जाम में मैंने अपने प्रैक्टिस सेट की मदद से आपको एग्जाम के अंदर लाभ दिलाया है। उसी प्रकार से यहाँ भी कोशिश मेरी जारी है। और साथ ही साथ ये सीजीएल की प्रैक्टिस सेट की वीडियो मैं 8 या 9 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ टीसीएस के फुली पैटर्न पर आधारित एक फुल प्रैक्टिस सेट की वीडियो आती है, जिसकी पीडीएफ जो है अलग ग्रुप में दी जाती है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे निःशुल्क मिलेगी, है ना। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया था? भैया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और खेलो इंडिया यूथ गेम, इन दोनों में जो है अच्छा खासा फर्क है भाई, है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और खेलो इंडिया यूथ गेम, इन दोनों में अच्छा खासा फर्क है। मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ, दोनों एक ही चीज नहीं है, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इस बार का जो हुआ है, ये आपका उत्तर प्रदेश में हुआ है। जो तीसरी संस्करण है, ये करंट सेक्शन से बनेंगे। और ये जो मैं क्वेश्चन रखा हूं, ये स्टैटिक सेक्शन से है कि भैया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया था। पहला वाला, तो पहला वाला किया गया था ओडिशा में, ठीक है। दूसरा वाला किया गया था बंगलुरु में, है ना, बंगलुरु में। और तीसरा कहाँ किया गया? योगी आदित्यनाथ साहब के क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 3 ही हुए हैं। पहला उड़ीसा में हुआ, दूसरा बेंगलुरु में हुआ, तीसरा उत्तर प्रदेश में हुआ। समझ गए? अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के पहले संस्करण के विजेता कौन थे, तो आप क्या बताओगे? तो आपको बताना होगा कि भैया पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी, है ना, पहला के भी विजेता थे। और जो अभी करंट में 2023 में हुआ है ना, इनके भी विजेता यही महाराज हैं। मतलब 3 बार में 2 बार पंजाब यूनिवर्सिटी जीते हैं। समझ रहे हैं? 23 वाले का भी विजेता है और सबसे पहले वाले का भी विजेता है, ठीक है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है, इस गेम का आयोजन कौन करता है, कौन करवाता है? तो इस गेम को भारतीय खेल प्राधिकरण साई। अब भैया साई का फुल फॉर्म अभी अभी आपके सीएचएसएल एग्जाम में पूछे थे, तो क्या होता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसे भी ध्यान रखेंगे। हिंदी में बात करेंगे तो भारतीय खेल प्राधिकरण, प्राधिकरण मतलब जो एजेंट होता है, जो मतलब उनके पास अधिकार होते हैं भाई, है ना। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, वहां भी प्राधिकरण है ना। और युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से, है ना, आयोजित की जाती है आपकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अब तक कितने संस्करण हुए बोलेंगे मेरे साथ? 3 संस्करण। पहला कहाँ कहाँ? पहला उड़ीसा, दूसरा बंगलुरु, तीसरा अभी अभी यूपी में। पहला और अंतिम वाले के विजेता पंजाब, ठीक है। इसके अलावा ये जो नीचे दिख रहा है, ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 कैमा संस्करण था? तो तीसरा संस्करण। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। इसमें जो मस्कट रखा गया था, शुभंकर, मस्कट, बहुत सारे बच्चे शुभंकर को नहीं समझते हैं। मस्कट, तो इसके मस्कट है जीतू। ये जीतू किसके नाम पे थे भाई? तो 12 सिंगा, है ना, 12 सिंगा, है ना, इनके नाम पे था। जीतू नाम रखा गया है, जो वहां के मस्कट थे इस बार के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के। अब इस गेम की बात हो गई, तो मैं थोड़ा सा दूसरे गेम की बात करता हूं, जो आपको कंफ्यूजन, कंट्राडिक्टरी पैदा करता है। कौन सा भैया? नेशनल गेम, 36वें राष्ट्रीय खेल, है ना, 36वें राष्ट्रीय खेल एक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख ले, है ना। ये हालांकि ये 2022 में हुआ था, लेकिन ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा इस एग्जाम में भी। ये लिख लीजिए अब हमसे, है ना। तो 36वें राष्ट्रीय खेल जो हुआ, सबसे पहले ये आपका गुजरात में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि गुजरात के कितने शहरों में हुआ था, तो आपको आंसर देना है 6 शहरों में। कितने शहरों में? 6 शहरों में। इसके अलावा आपको क्या आंसर देना है? इसके विजेता कौन रहे थे? तो सर्विसेज टीम रहे थे, है ना, सर्विसेज
टीम रहे थे। इस जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुआ था, नेशनल गेम, है ना, इसमें सबसे अधिक पदक कौन प्राप्त किया था? तो महाराष्ट्र पदक प्राप्त किया था। अब देखिए दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो रीढ़ के हड्डी खोल के जो है अंदर नस भी देख लेते हैं कि अंदर कितने जो है इसमें वायर जुड़े हुए हैं। एक बच्चे क्या है, सीधे यहाँ पे आधा बात सुना होगा, वीडियो को 10 सेकंड भगा दिए होंगे। क्या कि मैंने ये बताया ना कि खेलो 36वें राष्ट्रीय खेल के विजेता सर्विसेज है, तो उनको लगा कि काम हो गया। अरे भाई काम नहीं हुआ है, समझ रहे हो? 36वें राष्ट्रीय खेल के विजेता सर्विसेज है, लेकिन मैं क्या कहा कि अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा ओवरऑल पदक किसे मिला, तो महाराष्ट्र को मारना है। अब आप सोच रहे होंगे कि पदक सबसे ज्यादा महाराष्ट्र जीता, अब विजेता सर्विसेज कैसे हो जाएगा भाई? तो ऐसे ही होता है, क्योंकि नियम ही ऐसा बनाया गया है कि जेकरा पास ज्यादा सोना का सिक्का है, मतलब गोल्ड जीतेगा, वही विजेता होगा, है ना। तो सर्विसेज ज्यादा गोल्ड जीता वहां पे, तो विजेता हो गए। महाराष्ट्र ज्यादा पदक जीतने के साथ साथ भी द्वितीयक हो गए, सेकंड हो गए, समझ रहे हैं? तो ये 36वें राष्ट्रीय खेल की बात हो गई। लगे हाथ ये जान लीजिए 37वें राष्ट्रीय खेल जो प्रस्तावित है इसी साल, ये आपका गोवा के अंदर होगा जी, ठीक है। ये करंट सेक्शन की क्वेश्चन हो गई। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम, ये भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हालांकि ये तो 23 तक चला है, तो ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए आपका पीछा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम, तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां पे हुआ? एमपी के अंदर हुआ। एमपी के कितने शहरों में? 8 शहरों में, ठीक है। यहाँ पे विजेता कौन रहे? महाराष्ट्र टीम सबसे ज्यादा पदक जीता भैया। महाराष्ट्र के बारे में अलग से पार्टिकुलर आपसे गोल्ड भी पूछा जाता है, तो महाराष्ट्र यहाँ पे 57 गोल्ड जीतते हुए प्रथम स्थान हासिल किया था। अगर खेलो इंडिया यूथ गेम का कैमा संस्करण पूछा गया था आपका, तो ये 5वां संस्करण था। चौथा संस्करण जो हुआ था ये हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। और खेलो इंडिया यूथ गेम के पहला संस्करण जो हुआ था ये 2018 में दिल्ली में हुआ था। जब खेलो इंडिया यूथ गेम चालू हुआ था तो इसका नाम क्या था? खेलो इंडिया स्कूल गेम। इसी 2019 में इसे नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया। समझ में आई? तीनों टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए भाई, हो जाना चाहिए, है ना। इसके अलावा मैं ये भी बता दिया कि ये जो यूनिवर्सिटी गेम है, पहला उड़ीसा, दूसरा बेंगलुरु और तीसरा जो है ये भी उत्तर प्रदेश में कराया गया। यही चीज नीचे लिखा हुआ है ना। चलते हैं आगे, अब देखते हैं पदक तालिका के ऊपर, मतलब इस बार के जो करंट गेम हुआ है इसमें पदक किसको कितना मिला है, ठीक है। पदक तालिका पे ध्यान देते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो पदक है इस बार के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में, है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी जीते हैं, सबसे अधिक पदक भी है, साथ में सबसे अधिक गोल्ड भी है ना। सबसे अधिक पदक भी है 69 और सबसे अधिक गोल्ड भी है। तो ओवरऑल ये विजेता है आपके पंजाब यूनिवर्सिटी। पहले वाले का भी पंजाबी यूनिवर्सिटी था, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि किस अनुसूची में राज्यों के राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन, भत्तों तथा उनसे विशेष अधिकारों का आदि का वर्णन किया गया है। जो पेंशन वगैरह होते हैं उनको जो किस किस जगह पे लाभ मिलता है ना। तो ये सभी बातों का जिक्र जो है राष्ट्रपति राज्यपाल के संबंध में ये किस अनुसूची में देखने को मिलेगा। सबसे पहले बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि अनुसूची और भाग एक ही है क्या? तो मेरा आंसर है नो, दिस इज डिफरेंट थिंग, है ना। तो भैया ये कैसे डिफरेंट है? सबसे पहले मैं आपको इसमें कितने डिफरेंट गिनाऊं पहले ये बताइए। देखिए अनुसूची है आपका वर्तमान में 12 गो, है ना, और जो भाग है ये वर्तमान में 22+3 यानी 25 गो है। लेकिन इसे 25 नहीं कहेंगे, 22 कहने का ही आदत डालिए, क्योंकि सब भाग बनाए गए। जैसे भाग 4 है ना, तो इसमें 4 का एक क्रिएट कर दिया गया, तो ये जो है 5 तो नाम नहीं दिया गया, यानी है ना 25 तक तो हमारा नहीं चलता, हमारा 22 तक चलता है। लेकिन 4 के 4 का ए बना दिया गया, तो यहाँ 2 काउंट होंगे, एक तो 4 खुद, एक 4 का ए खुद, है ना। तो भैया इस प्रकार से, है ना। तो 22 बोलने की आदत रखें, ये जानकारी होनी चाहिए कि ये 25 भागों में विभक्त है। देखिए ये जो अनुसूची है ना, ये आपका जब संविधान बना था तो 8 गो था, बाद में संवैधानिक संशोधन के द्वारा 4 गो और बढ़ाया गया, तो वर्तमान में अनुसूची 12 गो है, भाग जो है 22+3 यानी 25 भागों में विभक्त है, ठीक है। अनुसूची जो होती है ना, एक अनुसूची में कई सारे चीज जो एक मतलब एक गरिमा का एक जैसे लेवल रखता हो, सबको शामिल किया जा सकता है। जैसे अगर दूसरी अनुसूची की बात कर लें तो मैंने आपको बताया है कि जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति की दर्जा है, ओहदा है, उसी प्रकार से राज्य के अंदर राज्यपाल की पद या ओहदा या गरिमा या पावर होती है ना। तो ये दोनों अपने मतलब सेम लेवल में है, एक तो पूरे देश के स्तर पे और एक है आपका राज्य के स्तर पे। तो इन दोनों को दूसरी अनुसूची में जगह दे दिया गया। अब देखिए तरीके बहुत है पढ़ने के। जैसे मैंने कहा कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इसे आप स्पीकर कहते हैं, है ना, स्पीकर।
स्पीकर, है ना, स्पीकर, है ना। तो इसी प्रकार से राज्य के विधानसभा में भी अध्यक्ष होते हैं भाई, है ना। तो राज्य के विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इन दोनों को भी इस सूची में जगह दिया गया है कि भाई केंद्र स्तर पे स्पीकर को और राज्य स्तर पे राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष को। उसी प्रकार से और ज्यादा सोचेंगे तो, और अगर आप सोचेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको भी इसमें रखा गया है, और हाई कोर्ट के राज्य स्तर पे हो जाएंगे तो इनको भी इनमें रखा गया है। अब इन सब की क्या बात करता है, तो ये बात करते हैं वही पेंशन भुगतान, है ना, ये जो भत्ता है, ये सभी के सभी की बात जो है इस दूसरी अनुसूची में ये सभी की पोस्ट जो होल्डर हैं इनकी बात की जाती है। ठीक है, समझ गए। हाँ, एक चीज छूट गया था इंपॉर्टेंट भैया, कैग का भी इसी में जिक्र है, पैसा वेतन वगैरह का। कैग होता है ना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 143, वर्तमान में गिरीश मुर्मू, देश के 14वें। ठीक है, तो ये भी जो है इन्हीं यही अनुसूची में जिक्र है। मैंने जितना बात मौखिक रूप से बताया था उतना ही बात इसमें लिखा हुआ है ना, जहां तक कम ही लिखा होगा जितना बता दिया था, है ना। तो चलते हैं आगे, नहीं तो यहाँ टाइम किल होगा, है ना। इसके अलावा पहली अनुसूची में क्या है भाई, तो पहली अनुसूची में क्या है कि द स्टेट्स भी है, द स्टेट्स, है ना, द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, है ना। ये दोनों की जो वर्णन है, जिक्र है, या फिर इनके बारे में, इनके राज्य क्षेत्र सीमा आदि से संबंधित जो बातें करी गई है ये आपके पहले अनुसूची में करी गई है, तो उसे भी ध्यान रखेंगे। अब मैं थोड़ा सा भाग जो हाल फिलहाल के एग्जाम, अच्छा पहले यूनियन टेरिटरी शब्द यहाँ पे आया है, संघ राज्य क्षेत्र, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। अभी अभी आपके एग्जाम में पूछा था कि यूनियन टेरिटरीज जो है ये संविधान के किस भाग में है, तो आपका आंसर है भैया भाग 8 में है। ठीक है, और यहाँ पे किस अनुसूची में है, तो पहली अनुसूची में है ना, फर्क दिखा ना, फर्क है ना। तो इसी प्रकार से, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था, थोड़ा सा संविधान के जो नजदीकी के भाग हैं जरूर याद रखें, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले भाग 2 को याद रखेंगे, ये जो है आपके नागरिकता से संबंधित है ना, सिटीजनशिप। इसके अलावा जो भाग 3 है ये आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित है। भाग 4 जो है ये आपका डीपीएसपी से संबंधित है, नीति तत्व। भाग 4 का ए जो है ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है, मौलिक कर्तव्य। भाग 5 जो है यूनियन टेरिटरीज से, माफ कीजिएगा, भाग 5 जो है ये आपका संघ से संबंधित है, संघ मतलब केंद्र सरकार। भाग 6 जो है ये राज्य सरकार से संबंधित है, यानी द स्टेट्स की बात है। 7 का जो है सुसुप्ता अवस्था में है। 8 जो है आपका केंद्र यूटी यूनियन टेरिटरीज की बात है 8 में। 9 में बात करेंगे तो ग्राम पंचायत है ना, IX होगा, IX 9 होता है, इसमें ग्राम पंचायत है। और IX का ए यूनियन मतलब नगर पालिका की बात है। तो इतने जो संविधान के भाग जो मैंने आपको बताया जरूर ध्यान होना चाहिए, मेरे साथ बोलेंगे। 2 में क्या है भैया, नागरिकता। 2 में क्या है, 2 में क्या है, नागरिकता। 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट। 4 में क्या है, डीपीएसपी। 4 के में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। इसके अलावा 5 में क्या है भैया, यूनियन संघ, है ना। 6 में क्या है, द स्टेट्स राज्य, है ना। 7 में क्या है, 7 जान दीजिए बाद में इसको देखेंगे। 8 में क्या है, 8 में जो है आपका यूनियन टेरिटरीज है। 9 में क्या है, ग्राम पंचायत है। 9 के में क्या है, नगर पालिका है ना। मैंने 8 7 इसलिए बोला, बाद में देखेंगे क्योंकि इसके निष्क्रिय कर दिया गया। इसके अलावा जो आपका अगला प्रश्न है हमारा, फरवरी 2023 में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान किसने शुरू किया है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान किसने शुरू किया, तो भैया फरवरी 2023 में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान जो है केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा चालू किया गया। भैया भूपेंद्र यादव जो है ना, ये वर्तमान में हमारे पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और यही भूपेंद्र यादव अभी जो है आपके वन जो संरक्षण रिपोर्ट है ना, ये अभी प्रस्तुत करेंगे कुछ ही दिनों के बाद, क्योंकि 2 साल के अंतराल पे होते हैं। पिछली बार जो है साहब 2021 में प्रस्तुत किए थे, तो 2023 में अब करेंगे, है ना। तो आप समझ गए यहाँ से मेरी ये फनी लैंग्वेज में एक और क्वेश्चन की वन सर्वेक्षण कितने साल के अंतराल पे भैया, तो 2 साल के अंतराल पे। भारत में जनगणना
10 साल के अंतराल पे, भारत में कृषि जनगणना 5 साल के अंतराल पे। तो ये तीनों चीज जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वर्तमान में जनजातीय मामले के मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा है, अर्जुन मुंडा। आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा ना, बड़ा ही ऊंचे दर्जे के लोग थे, है ना। तो इन्हीं के नाम पे आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं, अर्जुन मुंडा, है ना। अर्जुन मुंडा जो है जनजातीय मामले के मंत्रालय के मंत्री हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विश्व वेटलैंड डे जो सेलिब्रेट करते हैं, ये हम 2 फरवरी को करते हैं। कब करते हैं? तो 2 फरवरी को करते हैं, है ना। यहाँ पे वेलेंटाइन डे भी होता है। तो वेटलैंड डे को बहुत सारे बच्चे वेलेंटाइन डे ही समझ लेते हैं, जो न्यू कॉमर होते हैं, है ना। भैया 2 फरवरी को जो है वेटलैंड डे मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है? 1997 से, 1997 से। किसके उपलक्ष्य में? जो आपका रामसर सम्मेलन हुआ था ना, जो आपका रामसर सम्मेलन हुआ था, उनकी 16वीं वर्षगांठ पे, यानी 16 साल के पुरने के उपलक्ष्य में 2 फरवरी को तब से लेकर आज तक हर साल पूरे विश्व में विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है। समझ गए, है ना। अब अगर आपसे कोई कहे कि ये जो वेटलैंड डे है, आर्द्र भूमि दिवस है, ये किस सम्मेलन से जुड़ा हुआ है, तो आप क्या कहोगे? रामसर सम्मेलन से। तो भैया रामसर सम्मेलन तो पहले होगा, तो कहा हुए से चालू हुआ? तो नहीं, जब 16 साल हो गए तो 1997 से इसे चालू किया गया। ठीक है। इस बार जो आपका 2023 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है, इसकी थीम रखी गई थी, विषय रखी गई थी वेटलैंड रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन मतलब समझते हैं ना, पुनः बहाल करना कोई भी चीज को, है ना। इसके अलावा जो आपका आर्द्र भूमि से जो ये 2023 में होगी आर्द्र भूमि, है ना। इसके अलावा चलते हैं आगे, कुछ याद आएगा तो बताएंगे। हाँ, अच्छा, इंडिया में कितने वर्तमान में आर्द्र भूमि है? तो बताइएगा 75 है। और सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि जो है ये तमिलनाडु के अंदर है ना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। राज्यों में सबसे ज्यादा जो रामसर साइट वाला है ना जगह, ये आपका तमिलनाडु है, ओवरऑल 75 है। ठीक है। इसके अलावा दक्कन का पठार किन 2 भागों में विभाजित है? भैया 2 भागों में विभाजित है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। आपसे पूछा जाता है कि दक्कन के पठार के आसपास कौन सी नदी जो है विस्तृत नदी है? तो नर्मदा नदी है। ठीक है। पश्चिमी घाट को भारत का हॉट स्पॉट माना गया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई 1600 किलोमीटर मानी गई है, जो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के किनारों को छूती है ना। अब देखिए जो ये ऊपर में क्वेश्चन आपने देख रहे हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो ये दोनों घाट कहाँ आके मिलती है? तो ये दोनों घाट की मिलन स्थल जो है ये आपका नीलगिरी पहाड़ी। कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। इसे भी ध्यान रखेंगे। इंडिया का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है ना, बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी नीलगिरी ही थी। 1986 में दर्जा दिया गया था, है ना। तो आप इसे रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी से याद आया कि टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में ही निवास करते हैं, है ना। तो ये सभी के सभी बात तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो पीडीएफ देते हैं, हम जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है लेटेस्ट टीसीएस के पैटर्न वाला, वहाँ पे जो है 25 रुपये की फी में आपको जो है 60 के करीब पीडीएफ मिलेंगे, 60 क्लासेस के विथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट। तो बच्चे बोलते हैं कि ये जो इनोटेशन है, ये जो मैं लिखता हूँ उसके साथ दे दीजिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी मेरे पास इतना इक्विपमेंट नहीं कि जो मैं ये राइट कर रहा हूँ वैसे हूबहू पीडीएफ आपको जो है तैयार हो जाएगा। इसके लिए जो है इक्विपमेंट लगती है, जो अभी इस समय अवेलेबल नहीं है ना। तो आप लोग इसके पूरी फायदा के लिए एक बार वीडियो देखिए, फिर पीडीएफ से रिवीजन कीजिए, आपको पूरी फायदा जरूर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में फिलहाल, है ना। इसके अलावा पश्चिमी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो भैया अन्नामलाई है ना। अन्नामलाई पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, जिसे अनाई मुदी भी कहते हैं, जो केरल के अंदर स्थित है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में जो है कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, मूसी, काबिनी, हेमावती, ये सभी के सभी पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां हैं। इसके अलावा दक्कन की पठार की पूर्वी सीमा पर विंध्याचल पर्वत, है ना। दक्कन की पठार की पूर्वी सीमा पर विंध्याचल पर्वत तथा महादेव पहाड़िया, मैकाल की पहाड़िया का विस्तार है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भाई मैकाल की पहाड़ी में ही आपका जो है अमरकंटक है, जहां से आपका नर्मदा और सोन और जोहिला निकलता है। जोहिला थोड़ा दूर से निकलता है लेकिन माना जाता है वहीं से। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित बराबर की गुफा किस राज्य में? देखिए बिहार में जो है, कहाँ पे है बराबर की गुफा? ये आपके बिहार के अंदर है। धमेक स्तूप कहाँ पे है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश बनारस के अंदर है। इसे सारनाथ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे जो है सारनाथ में भी कह सकते हैं। इसके अलावा भीमबेटका
बेटका की गुफा कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक और गुफा प्रचलित अभी अभी एग्जाम में काफी धूम मचाया, बाघ गुफा, इसे भी ध्यान रखेंगे। अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ है भैया? औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर, है ना। केसरिया, केसरिया स्तूप, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और मैंने बार बार बताते आया है, कल सीआरपीएफ के एग्जाम में पूछ दिया गया था। तो केसरिया स्तूप जो है ये बिहार के अंदर है ना। हालांकि ये ज्यादा बहुत फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि ये सबसे बड़ी बौद्ध स्तूप है, ठीक है। इसके अलावा रघुवंशम महाकाव्य के लेखक कौन है? रघुवंशम महाकाव्य के लेखक जो है ये कालिदास है। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभव, ऋतु संहार कालिदास की अमूल्य कृति है। दोस्तों थोड़ा फास्ट चलना होगा, तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है ना। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। जयदेव गीत गोविंद किसके दरबार में रखते थे? तो मैं सब दिन बताते आया हूँ, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ये लक्ष्मण सेन कौन थे भाई? सामंत सेन के जो है मतलब सगे संबंधी होंगे, क्योंकि सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन है ना। तो इसी में से लक्ष्मण सेन उनके दरबारी कवि। गीत गोविंद जो लिखे क्या आपका, गीत गोविंद के लेखक क्या है? जयदेव, ठीक है। तो जयदेव क्या हो गए? लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। जंगलनामा के लेखक अमिताभ घोष, है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है कादम्बरी भी लिखे है ना, कादम्बरी। इसके अलावा नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी भैया? कन्नौज और थानेश्वर, है ना। तो सही बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पे युद्ध हुआ था? मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चे कल की वीडियो पूरा अटेंड किया। आप लोग मुझे जो है कमेंट करके बताएंगे कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था। इसके अलावा विश्व की सबसे ऊंची जमीन आधारित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है भैया? विश्व की सबसे ऊंची जो जमीन पे हो, है ना, और आपका वेधशाला हो, दूरबीन आधारित भी हो, तो ये आपका लद्दाख में, लद्दाख के भारत के लद्दाख में जो है विश्व की सबसे ऊंची जमीन आधारित जो है आपका दूरबीन वेधशाला है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बेंगलुरु द्वारा संचालित होता है, यानी ये जो स्वपोषित है, यानी इस संस्था को जो देखा जाता है, ये भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के द्वारा जो है भार उठाया जाता है। वर्तमान समय में विश्व की सबसे बड़ी टेलीस्कोप कौन है? तो भैया जेम्स वेब बन गया, जो किसका है? नासा का है, ठीक है। इसे भी ध्यान रखेंगे। इससे पहले एडविन हब्बल था, है ना। तो जेम्स वेब के आने से एडविन हब्बल जो है वो बब्बल बन गया। इसके अलावा डेवलपमेंट इज फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है भैया? डेवलपमेंट इज फ्रीडम माने विकास ही स्वतंत्रता है, तो भैया ये अमर्त्य सेन के लेखक हैं। अमर्त्य सेन कौन है भैया? इंडिया के लिए पहला, है ना, इको के अंदर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं, है ना। कब मिला था? 1998 के अंदर, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन बन गए हैं? अरविंद पनगड़िया। अब आप सोचोगे कि कहाँ आप जो है अमर्त्य सेन की किताब पढ़ा रहे हो, कहाँ आप नालंदा विश्वविद्यालय का जो है कुलाधिपति ले आए। तो यही तो फर्क है दोस्तों, जहां तक आप नहीं सोच पाते हैं आपको हाथ पकड़ के मुझे ले जाना पड़ता है। देखिए जो अमर्त्य सेन की बात हमने करा, तो अमर्त्य सेन क्या थे? पास्ट में जो है आपको करंट सेक्शन से भी ये याद होगा कि ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, जिसको कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था और बख्तियार खिलजी ने तुड़वाया था, है ना। तो ये जो विध्वंस है, इसे रिजुविनेट वगैरह करने के बाद यहाँ का कुलाधिपति जो है अमर्त्य सेन को घोषित किया गया था। लेकिन एज प्रेजेंट अब कौन है भैया? अरविंद पनगड़िया। अरे वो वही अरविंद पनगड़िया है कि जब नीति आयोग बना था 2015 ईस्वी के अंदर, तो प्रथम बार उपाध्यक्ष के जो वाइस प्रेसिडेंट कह सकते हैं, उपाध्यक्ष, है ना, वाइस मतलब चेयरमैन के नीचे है ना उपाध्यक्ष, तो ये प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? अरविंद पनगड़िया। और प्रथम सीईओ कौन बनी थी? सिंधु श्री खुल्लर, है ना। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में साई का फुल फॉर्म, देखिए मैंने अभी अभी आपसे जिक्र किया कि भाई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैंने रख लिया है, क्योंकि दोनों सीट मुझे एक साथ रखना था लेकिन अलग अलग हो गया, कोई बात नहीं। साई का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। नहाई का बताया था, इरडा का बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था नीति आयोग का, है ना। इसके अलावा मैंने बैडमिंटन का, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इससे संबंधित जो भारत के मुख्यमंत्री रहे, असम राज्य के रहे, हेमंत बिस्व शर्मा, है ना। बीसीसीआई द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, मुख्यालय मुंबई, स्थापना 1928 बीसीसीआई की। अब वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी, है ना, रोजर बिन्नी, है ना। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई के अंदर है। ये सभी बात जो है ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति नदी के द्वारा उत्पन्न नहीं होती? अब देखिए नदी के द्वारा जो स्थलाकृति उत्पन्न होती है वो आपको पता लगाना चाहिए, है ना। तो नदी के द्वारा उत्पन्न होता है कि मैंने बताया कि नदी में जो है दो प्रकार की जो है
क्रिया के फलस्वरूप मुख्यतः जो है आपका कोई भी शेप की उत्पत्ति होती है। ये कौन कौन सी क्रिया होती है? एक तो आपका निक्षेपण होता है, एक आपका अपर्दन होता है। ठीक है, अब निक्षेपण के अलग अपने फॉर्म है भैया। निक्षेपण से क्या बनेगा, अपर्दन से क्या बनेगा? अपर्दन से जैसे आपने झरना वगैरह देखा होगा, है ना, ये सब किससे बनते हैं? अपर्दन से बनते हैं। ठीक है ना। तो नदी के द्वारा जो बनती है, डेल्टा बन जाती है, गॉर्ज बन जाती है, कैनियन बन जाती है, गोखूर झील बन जाती है ना। हवा द्वारा उत्पन्न जो स्थलाकृति है ये लोयस है ना। लोयस जो है ये हवा द्वारा उत्पन्न जो है आपका आकृति है। इसके अलावा बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप इसी प्रकार से लिखेगा, बालू का स्तूप, ये भी हवा के द्वारा होता है। खास करके जो है मिट्टी को उड़ा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और वहां पे जो जमा हो जाती है मिट्टी को, उसे बालू का स्तूप कहा जाता है। इसके अलावा हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति, तो यू आकार की घाटी जो है, फियोर्ड जो है, ये आपका हिमनद के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी भैया? तो सुंदरबन डेल्टा है। ये किस किस राज्य में फैला हुआ है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश के सीमा को भी टच करती है। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो भैया अकबर के शासनकाल के दौरान जो है मुगल राजस्व को जब्ती प्रणाली कहा जाता था। ठीक है, अकबर द्वितीय मुगल बादशाह के रूप में सत्तारूढ़ थे, है ना। इसके जब मतलब अकबर द्वितीय मुगल, हाँ ठीक है, अकबर के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। पानीपत की जो सेकेंड लड़ाई हुई थी ना 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, इसमें अकबर जीत गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ था ना 1600 में, तो उस समय जो है गद्दी पे कौन बैठे थे? तो अकबर ही बैठे थे। हालांकि जब प्रथम फैक्ट्री खुली तो उस समय जो है अकबर मर गए थे, क्योंकि अकबर की मृत्यु जो है 1605 में हुई थी। प्रथम फैक्ट्री जो है ये 1708 में खोली गई थी अंग्रेजों के द्वारा। 1700 नहीं 1600, माफ कीजिएगा। इसके अलावा फतेहपुर सिकरी का निर्माण कौन करवाया है? तो भाई अकबर करवाया है। इसके अलावा अकबर के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो अकबर के मंत्रिमंडल को नवरत्न कहा जाता है। ठीक है, उनके दरबार में 9 जो है पढ़े लिखे विद्वान हुआ करते, जिसे नवरत्न कहा जाता था। ठीक है, इसके शासनकाल में जो चित्रकार थे उसका नाम दसवंत और बसावन था, है ना, अकबर के शासनकाल में। इसके अलावा अली ए लिंगग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? भैया अली ए लिंगग महोत्सव का आयोजन जो है ये आपका असम में किया जाता है। ये भी एक फसली त्योहार है, इसे भी ध्यान रखें। असम के अन्य त्योहार जैसे बिहू है, बगुरम्बा है, अम्बुबाची है। अब बिहू में 3 प्रकार के बिहू होते हैं, मैंने आपको बता ही रखा है। इसके अलावा भारत का अन्य फसलों की त्योहार जो है ये आपका पोंगल है, तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है 4 दिनों तक। मकर संक्रांति उत्तर भारत के साथ साथ कुछ और पार्ट में, मकर विलक्कू केरला में सेलिब्रेट होता है, उत्तरायण जो है गुजरात में सेलिब्रेट होता है ना। बिहू जो है असम में सेलिब्रेट होता है, बैसाखी जो है पंजाब हरियाणा में सेलिब्रेट होता है। देखिए बिहू जो है 3 प्रकार के होते हैं, है ना। तो है ना, तो पंजाब और हरियाणा में क्या होता है? बैसाखी, है ना। बोनालू, बथुकम्मा, तो ये सब जो है तेलंगाना के उत्सव है। बोनालू और बथुकम्मा कहाँ का उत्सव है? तो तेलंगाना के उत्सव है। देखिए जो बोनालू है ना, इसमें जो है जो बथुकम्मा और बोनालू, तो बोनालू में काली माता की पूजा होती है ना, और बथुकम्मा में गौरी माता की पूजा होती है। कई दफा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न नहीं लास्ट, हाँ ये लास्ट प्रश्न है, ये लास्ट था भैया, है ना। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा।